हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पार्टिकल जो हैं उनका वेव नेचर भी होता है। तो जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हमने अच्छे से ये जाना कि जो लाइट है उसके दो नेचर्स हैं, वो ड्यूल नेचर रखती है। एक तो उसका वेव नेचर है और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर है। तो हमने जाना कि कुछ जो नेचर में फिनोमेनाज हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, और दूसरी तरफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है, और ये दोनों फिनोमेनाज हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो हमें ये मानना पड़ता है कि जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर होता है। तो जब ये बात एस्टेब्लिश हो गई एक बार कि जो लाइट है हमारी उसके पास ड्यूल नेचर होता है, तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये भी बात चलने लगी कि हो ना हो जो हमारा मैटर है, जिसे हम आज तक पार्टिकल के रूप में देखते आए हैं, उसका भी कोई ड्यूल नेचर तो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो सिमेट्री पसंद करता है। ठीक है, तो अगर लाइट है उसका ड्यूल नेचर है तो जो पार्टिकल्स हैं उसका भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि पार्टिकल जो हैं उनका भी ड्यूल नेचर होता है, वो भी वेव नेचर रखते हैं। तो सबसे पहले इस बात को उठाया डी ब्रॉय ने, और डी ब्रॉय ने कहा कि उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया अपना, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिस वेव को उन्होंने कहा कि ये मैटर वेव है। और इस मैटर वेव का उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास दो तरह के नेचर हैं। एक है हमारे पास वेव नेचर और दूसरा है हमारे पास पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर एंड दूसरा है हमारे पास वेव नेचर। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर्स को इकट्ठा करती है। ठीक है, तभी इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसी कारण। तो जो डी ब्रॉय थे उन्होंने हमें 1924 में एक हाइपोथेसिस दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी एक मैटर वेव एसोसिएटेड होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको नाम दिया उन्होंने मैटर वेव। और उन्होंने कहा कि उस मैटर वेव की जो वेव लेंथ है उन्होंने उसकी वो होती है h बाय मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास जो P है वो खासियत है पार्टिकल नेचर की। मोमेंटम किसी पार्टिकल के पास ही होता है। ठीक है, पार्टिकल के पास मास होता है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है, तो पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो वेव्स हैं हमारे पास, उनके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर होता है उनका। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव नेचर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों नेचर्स को इकट्ठा किया। बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन से कुछ निकालना चाहें तो क्या किया उन्होंने, दो नेचर्स को इकट्ठा किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ होगी ये। ठीक है, तो अब डी ब्रॉय जो थे उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस दिया, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। वो एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया और इसे प्रूफ किया कि वाकया ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर भी रखते हैं। तो पार्टिकल्स का वेव नेचर भी होता है और उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जर्मर एंड डेविसन के हम एक्सपेरिमेंट को तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ विद इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे देखेंगे हम और उस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स को अच्छे से जानेंगे।
लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को ही थोड़ा सा और इसके बारे में जानें कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वेव नेचर होता है, लेकिन डेली लाइफ में हमें ये महसूस नहीं होता कि कोई पार्टिकल जा रहा है और उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, या हम भी पार्टिकल्स हैं, हमारे साथ कोई वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता, क्यों उसका वेव नेचर इंटरफेयर नहीं करता पार्टिकल के पार्टिकल नेचर के साथ? तो ये डिपेंड करता है वो पार्टिकल्स के मास पर। वो कैसे? इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ p की जगह mv, तो अब जो m है वो डिनोमिनेटर में है, और m जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगी हमारी वेवलेंथ। m की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास डेली लाइफ में जो भी आसपास हमारे पार्टिकल्स हैं या हम खुद, ठीक है, तो हमारा मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम नहीं देख सकते या फिर हम इफ़ेक्ट नहीं देख सकते मैटर के साथ जुड़ी हुई वेव को तो देख ही नहीं सकते, इफ़ेक्ट नहीं हमारे डेली लाइफ में सामने आते। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका मास बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है वो फिर गवर्न करती है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, उस पार्टिकल के बिहेवियर को, पार्टिकल नेचर को। तो वहाँ पे हमें सीधा ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में, एटॉमिक फ़िज़िक्स में देखें, तो जब हमें बताया गया था कि न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो एक ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब दूसरे साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन राइज किया कि अगर ऑर्बिट्स में, जो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और वो जब रिवॉल्व करते हैं तो अगर कोई चीज़, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन जब इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो उन्हें कोई अगर चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो इमिट करती है, रेडिएशन इमिट करती है। तो अगर वो रेडिएशन इमिट करेगी तो फिर उसकी एनर्जी तो कम होती जानी चाहिए, और आखिरकार उसे न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता? क्यों कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ही नहीं गिर जाता? क्यों वो रिवॉल्व करता रहता है और एक्सेलरेटेड मोशन में? ये कैसे हो सकता है? तो इसे भी जो एक्सप्लेन करते हैं हम, इसी वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है, वो वेव भी है, और यहाँ पे वो स्टैंडिंग वेव्स बना रही है। जो यहाँ पे वेव्स बनती हैं वो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं जो एनर्जी लूज नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन किया था हमने इस प्रॉब्लम को। तो अगर हम देखें कि डी ब्रॉय जो हैं उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, और उस हाइपोथेसिस को अगर हमने प्रूव करना हो तो सबसे जो अच्छा एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है वो ये है कि जो हमने फोटॉन्स के साथ किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फोटॉन्स हमने किया था। उसमें क्या किया था हमने कि एक लाइट सोर्स हमने लिया था, और वहाँ से लाइट निकली थी, और यहाँ से दो वेव्स आई डबल स्लिट के थ्रू, और यहाँ पे जो है स्क्रीन पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा। यहाँ पे
कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिला हमको सबसे ज़्यादा मिला, और फिर कम, फिर उससे कम। तो ये एक पैटर्न हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फोटॉन्स के साथ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मिला, लाइट के साथ, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अगर यहाँ पे हम पूरी लाइट के बजाय अगर एक सिंगल फोटॉन भी भेजें, अगर सिंगल फोटॉन यहाँ से गुजरे और फिर दूसरा सिंगल फोटॉन उसके गुजरने के बाद यहाँ से गुजरे, तो वो भी यहाँ पर जब हम लाखों फोटॉन्स गुजार चुके होंगे तो यहाँ पे वही पैटर्न बनेगा जो पूरी लाइट के भेजने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फोटॉन्स हैं वो तो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर एक एक फोटॉन भी है उसके पास भी हर समय वेव नेचर होता है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक फोटॉन यहाँ से भेज रहे हैं तो उसे एक ख़ास जगह पर यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। वो फिर एक एक फोटॉन अगर भेज रहे हैं तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों दिख रहा है? तो ये तभी पॉसिबल है अगर एक एक फोटॉन के पास भी वेव नेचर हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये तभी पॉसिबल है कि अगर एक एक फोटॉन के पास वेव नेचर हो, तभी ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से एक बात और सीखी थी हमने कि जो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर है उसमें रिलेशन क्या है। तो अगर यहाँ से एक एक फोटॉन में निकलता जाए, एक एक फोटॉन भेजता जाऊँ, तो यहाँ पे रैंडमली जो फोटॉन्स हैं वो टकराते रहेंगे। कोई यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ टकरा गया, कोई यहाँ टकरा गया। लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फोटॉन कहाँ टकराएगा जाके, ठीक है, स्क्रीन पे। हम ये एक फोटॉन के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। लेकिन जब लाखों फोटॉन्स यहाँ से गुजर जाएंगे इस स्लिट से और इस स्लिट से, ठीक है, तो जो पैटर्न बनेगा वो ये वाला बनेगा। और इसकी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इतने परसेंट जो फोटॉन्स हैं वो यहाँ टकराएंगे सबसे ज़्यादा, और उससे कम यहाँ टकराएंगे, और यहाँ फिर उससे कम, और यहाँ उससे कम यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जो फोटॉन की वेव होगी उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे कोई फोटॉन नहीं टकराएगा, यहाँ नोड्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वेव नेचर है वो फोटॉन्स का किसी जगह पर मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी निर्धारित करता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स जब फोटॉन्स जब टकराएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो एज ए पार्टिकल ही टकराएंगे, हिट करेंगे पार्टिकल के तौर पर। लेकिन वो फोटॉन्स कहाँ टकराएंगे, किस जगह पर टकराएंगे, कहाँ टकराने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करेगी उसके साथ एसोसिएटेड वेव, ठीक है। तो ये है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर में जो संबंध है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम लें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करें हम इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर यही एक्सपेरिमेंट करें हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन हम एक बार में इस ओपनिंग से गुजारें और दूसरी बार इस ओपनिंग से गुजारें, जब ये इस ओपनिंग से जाएगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे हिट करेगा, ठीक है, किसी रैंडम जगह पर, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे हिट करेगा कहीं पे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं भेजने हमने, एक एक करके भेजेंगे। सबसे पहले एक गुजरेगा यहाँ पे, फिर दूसरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न बनना शुरू होगा, लेकिन शुरुआत में वो पैटर्न कुछ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे हमें कोई वेव इंटरफेरेंस वाली बात दिखे। लेकिन जब हम लाखों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गुजार चुके होंगे,
तो यहाँ पे वही पैटर्न बनेगा जो पैटर्न हमें दिखा था वेव इंटरफेरेंस में। जो लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वही जो पैटर्न है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं हम होंगे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा और फिर कम, फिर और फिर कम। तो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटॉन्स तो ये बिहेवियर दिखा रहे थे, हमें समझ में आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे ये जो है बिहेवियर दिखा रहे हैं, कैसे ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेव नेचर हो अपना। ठीक है, तो अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करें इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो हमें ये जो पैटर्न ये दिखता है, तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्यूल नेचर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है और इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल नेचर है, दोनों में रिलेशन एक फाइंड करने की कोशिश करें कि कैसे वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो वो ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे यहाँ पर तो वो एज ए इलेक्ट्रॉन ही टकराएंगे जाके। ठीक है, लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएंगे, कहाँ कम टकराएंगे और कहाँ ज़्यादा टकराएंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा, यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे और ज़्यादा हैं, यहाँ से कम और कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है वो डिसाइड करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक वेव निकल रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेव निकल रही है, और वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है एक दूसरे के साथ, और उसी से ये पैटर्न बन रहा है, और उसी के हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अब ये बात हमें समझ में आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एक पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एक वेव नेचर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर होता है तो उस वेव नेचर के लिए, उस वेव के लिए हमें एक वेव फंक्शन भी चाहिए जो उसे रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो अगर हम एक वेव फंक्शन लें, अगर हम वेव फंक्शन बनाना चाहें सबसे पहले तो हम एक वेव फंक्शन ले लेते हैं कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर वेव एसोसिएटेड है वो वेव कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी किसी वेव फंक्शन के थ्रू। हम एक वेव फंक्शन ले लेते हैं a e⁻ एओटा kx माइनस ओमेगा t। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक फैली होगी। ठीक है, तो ये वेव जो है वो इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक फैली होगी। तो क्या हमारा पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक फैला होता है? जी नहीं, पार्टिकल तो किसी खास पोजीशन पे होता है और उस पोजीशन से आगे पीछे वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो वेव है हमारी, जो ये वेव ले रहे हैं हम मैटर वेव के लिए जो फंक्शन ले रहे हैं, ये तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगा। तो ये फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरा फंक्शन देखें कि अगर हम ये देखें कि ऐसा कोई फंक्शन ले लें, कोई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन टाइप, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ले लें अगर हम, तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर इनफाइनाइट होती है इसकी वैल्यू, और बाकी सभी जगह इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। और कमाल की बात ये है कि हम ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है इसी फंक्शन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या ये वेव फंक्शन, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है हमारे पार्टिकल को? देखिए ये पार्टिकल नेचर को तो रिप्रेजेंट कर लेगा,
क्योंकि ये एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है हमारे पार्टिकल की, ये बता रहा है कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक्स नॉट पोजीशन पर प्रेजेंट है, और ये पार्टिकल नेचर के लिए बिल्कुल ठीक है। हमें जो पोजीशन है किसी पार्टिकल की वो एक्यूरेटली पता होती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स में, लेकिन दूसरी तरफ ये वेव नेचर को फिर डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करे और पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते क्या हैं कि जो हमारे पास डेल्टा एक्स हो वो भी कम से कम हो और डेल्टा पी हो वो भी कम से कम हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन एक्स, यहाँ पे दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हम यहाँ पे एक प्लेन वेव ले रहे हैं, सिंगल प्लेन वेव ले रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट तक हो जा रही है, तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसी से हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स एंड अलग अलग उसकी वेवलेंथ्स होगी, अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, उन सभी को यहाँ पे अगर मैं इकट्ठा कर दूं एंड सो ऑन, अगर ये सारी मैं आपस में जोड़ दूं, यहाँ पे एक और फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, ठीक है, फेस डिफरेंस अलग होगा, और ऐसी इन्फानाइट वेव्स अगर उनकी इंटरफेरेंस करवाऊं मैं, ठीक है, तो वो अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स इंटरफियर करके एक दूसरे के साथ, तो वो एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन तो बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स मिला दी किसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स हमने मिला दी तो हर एक वेव का जो वेवलेंथ है वो अलग होगी। तो अगर वेवलेंथ अलग है उनकी, तो हमारे पास एक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर हर एक की वेवलेंथ अलग है तो हर एक का मोमेंटम अलग होगा। तो अगर मोमेंटम अलग है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी तो इन्फानाइट हो जाएगी। समझिए इस बात को कि अगर मैं इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स मिलाता हूँ तो हर एक वेव की वेवलेंथ अलग होगी, और इस फार्मूले से हमें ये पता लगता है कि अगर एक वेव की एक वेवलेंथ होगी उसका एक मोमेंटम होगा उसके साथ जो, ठीक है, और फिर इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स होगी और इन्फानाइट नंबर ऑफ मोमेंटम्स होगी हमारे पास। तो जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगी वो फिर इन्फानाइट होगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लेते हैं तो मोमेंटम इन्फानाइट हो जाता है। अगर पोजीशन को हम एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा वे फंक्शन एक कंस्ट्रक्ट करें कि पोजीशन एग्जैक्ट हो जाए, क्योंकि वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन, ठीक है। तो वो वहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारा मोमेंटम है वो इन्फानाइट हो जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो वेव नेचर है अगर उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहें किसी वेव फंक्शन के थ्रू, और प्लेन वेव ले लेते हैं हम, तो वो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट तक होगी फैली, और फिर उसका जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो फिर इन्फानाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, ये कम से कम हो। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक वेव पैकेट्स लें जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हों जो आपस में इंटरफियर करें कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पे एक वेव पैकेट बनाएं जो इन्फानाइट नंबर ऑफ वेव्स हों, वो आपस में
जो है वो इंटरफियरेंस करें और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स इंटरफियरेंस करें और एक वेव पैकेट बनाएं। ये वेव पैकेट अब ना तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है और ना ही ये एक प्लेन वेव है, ठीक है। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स समाई हुई हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, डिफरेंट फेसेस होंगे उनके, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करके ये वेव पैकेट जो है वो बनाया है। और ये जो वेव पैकेट है यही रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल के वेव नेचर को, और यही है वेव जो मैटर वेव किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स भी कुछ होगी, अनसर्टेनिटी होगी इन पोजीशन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी होगी क्योंकि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हमने इसमें मिलाई हैं, उससे ही ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, जो वेव पैकेट है हमारे पास। तो कुछ अनसर्टेनिटी होगी इन मोमेंटम, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। और यही बेस है हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यही बेस है उसका। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें हाइजेनबर्ग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग हमें कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो ज़्यादा होगी हमेशा h कट बाय 2 से। तो ये हमेशा ज़्यादा होगी h कट बाय 2 से। तो चाहे हमारे पास कितने ही अच्छे इक्विपमेंट्स हों, हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन उसकी एक्यूरेटली मेज़र करने जाएंगे तो मोमेंटम पूरी तरह से अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जैसा कोई फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। और वहाँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर हमें पता है कि इसकी पोजीशन एग्जैक्ट है, यहीं पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर ये जो पार्टिकल है वो मौजूद है। लेकिन हमें अब ये भी पता है कि जो पोजीशन उसकी बनी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स के मिलने से बनी है, और वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो इंटरफियर कर रही हैं और उनका अलग अलग मोमेंटम होगा, ठीक है। और फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटम हो गया हमारे पास, जो मोमेंटम था वो पूरी तरह से अनसर्टन हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कई जगह आपको ये ऐसे एक्सप्लेनेशन इसकी दी जाएगी कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका बेस ये है कि जो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास बहुत कम है, तो अगर उसकी पोजीशन हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर सबसे पहले हमें कोई लाइट गिरानी पड़ेगी, ठीक है। और जो लाइट है उसका भी कुछ, उसका जो फोटोन है उसका भी मोमेंटम है, तो वो जब टकराएगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो मेज़रमेंट के इस प्रोसीजर में हम उस इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी जो पोजीशन है वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, लेकिन मैं कहूँगा कि ये वैलिड नहीं है। ये भी हो सकता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका जो बेस है वो इसमें है कि जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर होता है, और इन प्रिंसिपल अगर किसी पार्टिकल का जब वेव नेचर है तो वो एक ख़ास एरिया में उसकी मैटर वेव जो है वो फैली होगी, और अगर उसे हमने एक किसी ख़ास एरिया में
ऐसे जो जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ऐसे बनाना है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हमें इंटरफेरेंस उनकी करनी पड़ेगी और वहाँ पे फिर मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम एक्यूरेटली हम मेज़र करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि हम प्लेन वेव के थ्रू उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करें। तो अगर प्लेन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पोजीशन जो है वो माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक हो जाएगी और उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो इन्फानाइट होगी। तो इसके थ्रू हमने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको भी समझा। और इसके आगे अगर हम देखें कि एक अब हमने एक वेव पैकेट तो बना लिया, एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को इंटरफेरेंस करवा के उसके, लेकिन इस वेव पैकेट में एक प्रॉब्लम थी कि जब हम यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो थी वो इंटरफियर करके ये वाली जो वेव है ये रिजल्टेंट वेव बना रही थी और इसका अगर हम फेस वेलोसिटी देखें इस वेव की तो वो फेस वेलोसिटी जो थी वो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फेस वेलोसिटी थी इस रिजल्टेंट वेव की फेस वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव वो हाफ थी पार्टिकल वेलोसिटी की। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल की जो मैटर वेव है उसकी वेलोसिटी कम हो और पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस जो मुश्किल का हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन थी? तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम जो ये वेव्स हैं, ये वाली जो मैटर वेव है वो पैकेट्स बनाकर एक ग्रुप बनाकर मूव करती है। जो ये वेव है वो एक ग्रुप के फॉर्म में ट्रेवल करती है और जो ये ग्रुप है इसकी वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेव है इसकी वेलोसिटी से अलग होती है। ये जो ग्रुप है पूरे का पूरा, अगर ये मैं नोड को फॉलो करूं और इधर इस वेव को फॉलो करूं तो इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं दोनों वो अलग अलग होंगी। ग्रुप वेलोसिटी अलग होगी और रिजल्टेंट वेव की फेज वेलोसिटी जो है वो अलग होगी। तो साइंटिस्ट ने जब देखा, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट किया, तो उन्होंने पाया कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के ही इक्वल है। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, तो जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी के बिल्कुल इक्वल आती है। तो इसके लिए हम एक वेव ले लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये है हमारे पास फर्स्ट वेव। ठीक है, और एक दूसरी वेव ले लेते हैं हम, वो है हमारे पास a साइन के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। तो हमने क्या किया कि जो k था वेव नंबर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर वेलोसिटी, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और दूसरी वेव हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इन दोनों वेव्स की हमने इंटरफेरेंस करवानी है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वेव्स की अगर इंटरफेरेंस करवाएं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो होगी a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। ठीक है, यही होगी। तो अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्मूले का, वो है हमारे पास कि साइन a प्लस साइन b इक्वल होता है 2 cos b माइनस a बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2। इसे मैं a माइनस बी भी लिख सकता हूँ और b माइनस a भी लिख सकता हूँ, क्योंकि cos से जो माइनस
साइन है हमारा वो बाहर नहीं आता, वो बीच में ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे a है ये और b है हमारे पास ये वाली टर्म। ठीक है, तो अब हमने करना है 2 cos b माइनस a, तो b माइनस a, तो हमारे पास क्या आया kx प्लस डी के एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, और माइनस करना है हमने a को, तो a है हमारे पास माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन a प्लस बी, a है हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस हमारे पास क्या आएगा के एक्स प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस डी ओमेगा टी, तो ये आ गया हमारे पास। और अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम तो हमारे पास आएगा 2 cos के एक्स के साथ के एक्स कट गया और ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी कट गया, तो हमारे पास आया यहाँ पे इस सारे के बाय 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डी के बाय 2 एक्स माइनस डी ओमेगा बाय 2 टी, और साइन आएगा, साइन यहाँ पे आएगा हमारे पास के माइनस के प्लस डी के बाय 2 एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय 2 एंड टी। तो ये आ गई हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव थी, इन दोनों वेव्स को मिला के जो बनी है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इस वेव के, एक तो ये वाली टर्म है कॉस वाली, ठीक है, और दूसरा ये साइन वाली टर्म है हमारे पास। जो ये कॉस वाली टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है और रिप्रेजेंट करती है ग्रुप वेलोसिटी को, ग्रुप वेलोसिटी। और जो ये साइन वाली टर्म है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करती है फेज वेलोसिटी को, जो रिजल्टेंट वेव आएगी हमारे पास उसकी फेज वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है फेज वेलोसिटी को। तो अब हमने तो निकालना है रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी का पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आती है। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इसका हमने कुछ नहीं करना अभी, तो ये वाला पार्ट मैं अलग निकाल के यहाँ पे लिख लेता हूँ। cos 2 cos डी के बाय 2 एक्स माइनस डी ओमेगा बाय 2 टी, ये है हमारे पास। और अगर इस टर्म को मैं कंपेयर करूं, अगर एक मैं वेव फंक्शन लूं a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से मैं देखूं कि अगर मैंने इस वेव की, इस वाली वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करूँ कि 2 पाई के साथ डिवाइड कर दूँ और 2 पाई के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये होता है मेरे पास 1 बाय वेव नंबर, और ये होता है मेरे पास ओमेगा। तो ये आ गया मेरे पास। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी है उस वेव की वो होगी, अगर मैं t के साथ जो ये कंपोनेंट है t का उसको डिवाइड कर दूं किससे? x के कंपोनेंट के साथ जो है k, तो मेरे पास उस वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यही मैं सारा एनालॉजी यहाँ पे यूज़ करूँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं जो t का कंपोनेंट है वो है हमारे पास d ओमेगा बाय 2 को डिवाइड कर दूँ x के कंपोनेंट से डी के बाय 2,
तो हमारे पास वेलोसिटी आ जानी चाहिए इस वेव की, जो कि है, जो रिप्रेजेंट कर रही है ग्रुप वेलोसिटी को। इट मींस हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी आ जानी चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी के। तो ये आ गया इसके इक्वल। अब हमें पता है कि जो k होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और एक और रिलेशन हमें पता है कि जो p होता है वो होता है h बाय लैम्डा, और लैम्डा अगर यहाँ से देखें हम h बाय p, तो ये अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे h बाय p। तो ये आ गया हमारे पास। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये होगा डी के इज इक्वल टू 2 पाई h डी पी। ये आ गया हमारे पास। और अगर हम एक और रिलेशन देखें, वो है हमारे पास कि हमें पता है कि ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसी के इक्वल होता है। और दूसरी तरफ हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है h न्यू के, किसी फोटोन की एनर्जी। और अगर यहाँ से देखें हम कि जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी e बाई एच न्यू के बराबर। और अगर यहाँ पे मैं न्यू की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास आएगा 2 पाई e बाई एच। और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू e, तो डी ओमेगा मेरे पास आएगा 2 पाई बाय एच डी ई। ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अब ये वैल्यूज़ डी के एंड डी ओमेगा की अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी मेरे पास, और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे डी ई बाय डी पी। तो ये आ जाएगा मेरे पास। और अगर हम यहाँ पे, तो ग्रुप वेलोसिटी जो है मेरे पास वो आ गई डी ई बाय डी पी। तो अगर हम यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर है उसकी कुछ जो है हमारे पास वेलोसिटी है उसकी और उसका मास है, उसको यहाँ पे रिलेट कर सकें, इस इक्वेशन में पुट करना चाहें, तो हमारे पास जो उस पार्टिकल की एनर्जी होती है वो होती है E इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है उसकी। तो अगर वो किसी पोटेंशियल में नहीं है वो पार्टिकल, तो उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो किसी पोटेंशियल सिस्टम में नहीं है, वो फ्री पार्टिकल है। तो अगर फ्री पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो एनर्जी वहाँ से मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे देखूँ तो मेरे पास आएगा, अगर ई की वैल्यू वहाँ से पुट करूँ मैं, तो आएगा 1/2m डी पी स्क्वायर बाय डी पी। और ये आ जाएगा मेरे पास 1/2m 2p। ये आ गई ग्रुप वेलोसिटी। और अगर यहाँ से देखूँ मैं कि किसी पार्टिकल की जो मोमेंटम होता है वो होता है mv/2m, 2m से 2m कट गया और ये आ गई v। और जो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए वेव पैकेट, ये है ग्रुप वेलोसिटी उस वेव पैकेट की, और ये है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल एक दूसरे के आगे। तो ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि जो ग्रुप वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वो इक्वल होगी उस मैटर वेव जो है उसकी, जो पैकेट की पूरे की ग्रुप वेलोसिटी है उसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो पार्टिकल है उसका एक वेव नेचर होता है, और जो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है उसकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि किसी पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और उसके पास एक वेव नेचर जो है
वो भी होता है। और हमने देखा कि उसके वेव नेचर होने के कारण, उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाती है और उसका जो मोमेंटम है वो भी अनसर्टेन हो जाता है। अगर हम उसकी पोजीशन को सर्टेन करना चाहते हैं तो हमें एक डेल्टा फंक्शन जैसी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, उससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे फिर हमारे पास जो मोमेंटम होगा उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम उस वेव पैकेट, उस वेव को, जो पार्टिकल की वेव है, मैटर वेव, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन वेव के फंक्शन से, तो वहाँ पे जो प्लेन वेव है वो फिर माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक फैली होगी, और वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो फिर इन्फानाइट हो जाएगी। लेकिन हमें कम से कम रखनी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और वो कितना कम से कम हम रख सकते हैं, तो वो हमें बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। और उन्होंने कहा कि आप कम से कम रख सकते हो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी के प्रोडक्ट को h कट बाय 2 से, ठीक है। कम से कम इतना कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहो कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को बिल्कुल एक्यूरेटली मापना चाहते हैं तो आप माप सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो मोमेंटम है उसका वो बिल्कुल ही अनसर्टन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो फिर अगर हम मापना चाहें कि हम उसकी जो मोमेंटम है उसका वो बिल्कुल एक्यूरेटली मापना चाहें, तो वहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल अनसर्टन हो जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है जो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो वो हमेशा ज़्यादा आएगा h कट बाय 2 से। ये पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप, कि वो इससे कम आए, वो हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। आप किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि जो वेव नेचर है और जो पार्टिकल नेचर है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कैसे? कि किसी पार्टिकल के कहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके वेव फंक्शन से हमें मिलेगी। ये अच्छे से आगे जाके हम समझेंगे कि कैसे जो वेव फंक्शन है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है किसी पार्टिकल के कहीं होने की, ठीक है। तो किसी पार्टिकल के कहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके वेव फंक्शन के स्केयर पे, जिसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे जो वेव नेचर जो है एंड जो पार्टिकल नेचर है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा जो कि मास जो है, जिन बॉडीज़ का मास बहुत ज़्यादा है जिन पार्टिकल्स का, जैसे हम हमारे चारों तरफ जो डेली लाइफ्स में जिन पार्टिकल्स को देखते हैं या फिर हम खुद, ठीक है, उनकी वेव लेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी। तो यहाँ पे होगा ये h बाय एम पी, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी। इसीलिए जो डेली लाइफ है उसमें हम ऑब्जर्व नहीं करते कि किसी पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है। इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में एक अरसे तक हमें ये नहीं पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं उनका भी कोई वेव नेचर होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, इस वेव नेचर को पार्टिकल के, और फिर हम करेंगे शुरू स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, वो ड्राइव करेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि कुछ लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और टूल्स जो चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो यहाँ से शुरू होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।